बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट 3 लॉगरिथम्स। और इसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले दूंगा इससे पहले कि हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। लॉगरिथम क्या होता है और ये किस लिए अप्लाई किया जाता है, ये फ़ायदा कैसे होता है इसका, क्यों अप्लाई करते हैं, ये सारी बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखें, मैं इसकी पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें आप ये देखें कि जब ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी से मुराद कि ये 1600s की बात है, बल्कि 1500s की बात है, जब हमारे पास जब कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेशंस के साथ देखा जाने लगा कि साइंटिस्ट जो हैं, जो कि उनमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे और दूसरे नॉन मुस्लिम भी थे, जो उनके वर्क थे, जब उन्होंने अपने रिसर्च वर्क और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई कि जहाँ पर उनकी कैलकुलेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई। उस दौर में कैलकुलेटर्स का तो आगाज़ नहीं हुआ था, ये कैलकुलेटर्स तो अभी इस दौर की ईजाद है। तो उस दौर में फिर इतनी लेंथी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल था, और एक ही कैलकुलेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये प्रॉब्लम्स जब फेस किए तो फिर ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि किसी तरह से कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लिया जाए कि जिसके ज़रिए ये कैलकुलेशंस निस्बतन आसानी के साथ और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस के वाली कैलकुलेशंस जो है वो आसानी के साथ जो है वो सिम्प्लीफाई की जा सकें। इसमें सबसे पहले जिसने इनिशिएटिव लिया है वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी थे, यानी अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। अब यहाँ पे ये आपको मालूम है कि ये साइंटिस्ट मुसलमान थे और बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है मुसलमानों को साइंस की फील्ड में बहुत ऊपर तक ले जाने में। तो अबू मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्होंने लॉगरिथमिक का ये कंसेप्ट दिया, use the concept of logarithms। यानी ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूज़ किया लॉगरिथम्स को। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि किस तरह से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को इजीली किया जा सकता है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो नाम आता है वो है जॉन नेपियर। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये भी याद होगा कि कंप्यूटर में नेपियर का क्या रोल है। उसने भी डिवाइसेस बनाई थी ना, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाई थी। जॉन नेपियर ने क्या किया है, जॉन नेपियर ने एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ अल ख्वारिज़मी। उसी के वर्क को उसने आगे बढ़ाया
और क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है? उसकी कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है कि ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथमिक टेबल्स। उसने टेबल्स बना लिए कि टेबल्स को देख के कैलकुलेशंस हो। ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथमिक टेबल्स। और इनमें भी क्या ख़ास बात है कि लॉगरिथमिक टेबल्स जो उसने बनाए थे उसमें ही यूज्ड E as the base for tables। कि जो उसने टेबल्स बनाए थे उसमें बेस जो है वो ई को रखा। ई के बारे में फ़िलहाल आपको नहीं बता रहा है कि ये हायर क्लासेस में ई के ऊपर पूरी डिटेल है। ई भी आप ये सिर्फ इतना समझ लें कि ई क्या चीज़ है। ई भी एक नंबर है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। यानी ये हमने पढ़े थे ना रेशनल इर्रेशनल की फॉर्म, तो ये इर्रेशनल फॉर्म का एक नंबर है जो आपको ज़ाहिर है कि जो कि डेसिमल पॉइंट में बहुत आगे तक जाता है। तो उसने बेस ई लिया था कि ई बेस के साथ उसने टेबल बनाई। ये उसका कंट्रीब्यूशन है। अल-ख्वारिज़मी के वर्क में जॉन नेपियर ने ये काम किया। और अब उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है हेनरी ब्रिग्स का। अब यहाँ पर देखें हेनरी ब्रिग्स का क्या बताता हूँ कि हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया। हेनरी ब्रिग्स ने टेबल्स तो बनाए उसने। हेनरी ब्रिग्स prepared the tables। Henry Briggs prepared the tables using base 10। कि उसने बेस 10 को यूज़ किया। और अभी जो आप इस चैप्टर में देखेंगे हम उसमें बेस 10 को ही टेबल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पर इसको ही इस्तेमाल करेंगे हम। और एक नाम और भी है, एंटी लॉगरिथमिक भी बना। फिर उसने क्या कि ये कौन था ये जिसने टेबल्स बनाए कि जॉब्स्ट बर्गी prepared एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स। ये उसने एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स इसने बनाए। अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन हुई है। ये हिस्ट्री मैंने आपको सारी ये ब्रीफ कर दी। इनिशियल जो थॉट्स थी, कंसेप्ट जो था वो किसका था? अल-ख्वारिज़मी का था। उन्होंने लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस के लिए ये कंसेप्ट डेवलप किया। फिर उसके बाद जॉन नेपियर, बहुत बड़ा नाम है ये भी, ये काउंटिंग डिवाइसेस और कैलकुलेशंस और फिगर्स के लिए ये भी बहुत बड़ा नाम है। जॉन नेपियर ने फिर अल-ख्वारिज़मी के ही वर्क को आगे एक्सटेंड किया। और उसने क्या किया? उसने टेबल्स बना लिए। यानी ये रेडीमेड, यानी टेबल से काम आसान हो गया ना कि कैलकुलेशंस के लिए वो टेबल को देख के कैलकुलेशंस के लिए उन टेबल्स को अप्लाई कर लेता था। और उसने जो टेबल्स बनाए थे उसमें बेस उसका ई रखा। उसके बाद हेनरी ब्रिग्स का नाम आता है कि उसने टेबल्स तो बनाए लेकिन बेस को चेंज कर दिया। बेस ई के बजाय बेस 10 ले लिया। क्योंकि इसके भी वजह है कि बेस 10 लेने की वजह क्या है कि बेस 10 के साथ कैलकुलेशंस आसान है। आपको पता है ना कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है,
1000 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, इस तरह डिवाइड करना भी आपको आसान लगता है ना। ये 10 के फिगर्स के साथ, या वो खा वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, यानी जो ज़ीरोज़ की फिगर के साथ होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंतहाई आसान। इसलिए उसने मज़ीद आसानी के लिए उसने ये कर लिया कि बेस को 10 इस्तेमाल किया और टेबल्स जो है ना वो प्रिपेयर किए। और एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स ये जॉबिस्ट बर्गी ने प्रिपेयर किए, और हमें दोनों तरह के टेबल्स इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखेंगे जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे यूजिंग लॉगरिथम्स, तो हमें लॉगरिथमिक टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी और एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों को हमें इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो मुख्तसर सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से आप ये लॉगरिथम क्या चीज़ होती है और ये कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर देखें साइंटिफिक नोटेशंस की बात आती है। साइंटिफिक नोटेशंस, अब साइंटिफिक नोटेशंस इनकी भी अब देख लें ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब कैलकुलेशंस को देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो आंसर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको फिर एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल काम था कि एक ही एक नंबर को एक्सप्रेस करना। मिसाल तौर पे आप ये देखें, मिसाल तौर पे मैं ये लेता हूँ कि 254,000,000,000,000,000 से ये अभी ये भी मैंने आसान लिया है, ये नंबर है। या आप देखें 0.0000000 बहुत छोटा नंबर है कोई से, ये है। या नंबर बहुत बड़ा आ जाए या बहुत छोटा आ जाए, तो ज़ाहिर है कि इतने बड़े नंबर को लिखना तो बहुत मुश्किल काम है ना। आप जब लिखेंगे तो हो सकता है 1 ज़ीरो मिस कर दें, या हो सकता है 2 ज़ीरो लिखते हुए 2 ज़ीरो मिस कर दें, या इसी तरह यहाँ पर भी यही काम हो सकता है। इतने डिजिट्स हैं, जब हम लिख रहे होंगे तो लिखना उन्हें इंतहाई मुश्किल होगा। तो ये जब सिचुएशन साइंटिस्ट को नज़र आई तो उन्होंने फिर उसके लिए साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं वो बना लिए, यानी ताकि उसके ज़रिए नंबर तो वही रहे लेकिन उसको लिखना आसान हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने इन दो एग्जांपल्स को ही लूँगा। साइंटिफिक नोटेशंस के लिए ये किया गया कि पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को रखा गया। अब यहाँ पर आप देखें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे प्लेस किया गया, साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ प्लेस किया गया। और इसी तरह यहाँ पर देखें साइंटिफिक नोटेशन में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया गया। अब देखें अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो देखें कैसे होगा। ये 2 5 4 और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको ये तो मालूम है ना कि अगर डेसिमल पॉइंट आपको किसी नंबर में, फिगर में ना नज़र आ रहा हो तो कहाँ कंसिडर किया जाता है? सबसे आखिर में। मिसाल तौर पे अगर ये 25 है तो हम इसे 25.0 लिख सकते हैं ना, यानी पॉइंट किधर है, डेसिमल पॉइंट किधर है? सबसे एंड में। तो यहाँ पर भी देखें कहाँ पर था? ये सबसे एंड में था ना, नहीं है तो कहाँ होगा? सबसे आखिर में। और आपने क्या किया है, ये एंड वाले, ये एंड पे था ना, यहाँ से मूव करके डेसिमल पॉइंट को ये लेके गए हैं यहाँ पे। ये देख लें ऐसे हुआ ना। अब ज़रा काउंट करें कि कितने डिजिट्स हम लेफ़्ट साइड पे आए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट्स।
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 2 के बाद पॉइंट आ गया, फिर ये 5 4 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 13। यानी अगर आप ये कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट टू लेफ़्ट। अगर डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया जा रहा है तो जितने डिजिट्स होंगे 10 टू द पावर दैट नंबर आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि 13 डिजिट्स है तो 10 टू द पावर 13 लिख लिया, और पहले पॉइंट के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। यही लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। देखें 0 पॉइंट, ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 2 5। मैंने क्या बताया, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने मूव करना है यहाँ, और अब देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से आ रहा है ना, तो ये 1 के बाद पॉइंट आ गया, ये आगे 2 5 हुआ। अब ये देखें ना, ये 2 के बाद ये पॉइंट लगा था, 5 4 लिखा, तो ये वाले ज़ीरो तो मीनिंगलेस है ना। जैसा ये देखें 25.0 को हम सिर्फ 25 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने ये 25 लिख लेंगे। तो ये वाले सारे ज़ीरोज़ मैंने हटा दिए, तो 2.54 ही रहने दिया। अब यहाँ पर जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हट गया तो 1 से पीछे के सारे ज़ीरो जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ये देखें अगर लिखा हुआ है 0 0 0 1 25, तो मैं इसे सिर्फ 125 लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब आप ये देखें, अब हमने मूव कहाँ किया है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, ये देखें इन दो के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला 1 10, तो 10 रेज़ टू द पावर 10 होगा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये बात याद रहेगी कि अगर हम डिजिट्स को मूव, डेसिमल पॉइंट को मूव करा रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो वो जो पावर हम लिखेंगे 10 टू द पावर वो पॉजिटिव होगी, और अगर हम मूव कराएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को, तो फिर आप लिखने का तरीका तो वही होगा, लेकिन 10 टू द पावर में उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस इंडिकेट करेगा कि आपने मूवमेंट कहाँ से कहाँ की है, लेफ़्ट से राइट की तरफ की है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी को आगे लेके मैं चलूँगा और आपको बताऊँगा कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने बताया ना कि ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में, अब उसका उलट कि साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में हम कैसे देख सकेंगे, इसको देखते हुए ये वाला नंबर कैसे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।